नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शुरुआत करूं इससे पहले आपको एक बार फिर से नए साल की शुभकामनाएं। गोवा के अंदर बैठा हुआ हूं तो आप मेरे कपड़े देख सकते हैं और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं थोड़ा सा अनवाइंड और रिलैक्स होने आया हूं। लेकिन आपसे बातचीत का सिलसिला मैं नहीं तोड़ सकता, इसीलिए आज फिर आपसे मुखातिब हूं और आज मैं आपको एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। आज की मेरी बात क्या है? आज की मेरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल क्या दिल्ली के फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं? पिछले 4 दिनों में, एक हफ्ते के अंदर मैंने जो पढ़ाई की है और जो जो कोर्ट के आदेशों के से मैं निकला हूं या गुजरा हूं, या जो जो मैंने उनकी बेल कंडीशंस के बारे में पढ़ा है, इंटरिम बेल मिली है, जो जो मैंने उनकी बेल कंडीशन के बारे में पढ़ा है केजरीवाल की, वो इस तरफ साफ साफ तौर पर इंडिकेट करती है कि बिना अदालत की शरण में जाए केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेते हैं तो वो किसी तरह का कोई कामकाज नहीं कर पाएंगे, यानी वो लेम डक मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे में उपराज्यपाल भी ये सवाल उठा सकते हैं कि आपके ऊपर कोर्ट की इतनी इतनी बाइंडिंग्स है बेल कंडीशन की, तो मैं आपको मुख्यमंत्री पद की शपथ अगर आप जीत भी लेते हैं तो क्यों जीतता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जीतने वाले हैं, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल अभी किन कानूनी दिक्कतों के में फंसे हुए हैं। इन्हीं कानूनी दिक्कतों के चलते हुए अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री पद से हट गए थे और उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया था, क्योंकि उन्हें पता था कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर अब काम नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए वो जीत भी जाते हैं और फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूं, फिर क्या वो मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर पाएंगे? क्या वो फाइलें साइन कर पाएंगे? क्या वो अधिकारियों को अपने पास बुला पाएंगे? क्या वो मंत्रालय और सचिवालय जा सकेंगे? क्या वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर अपने रोजाना की ड्यूटी का निर्वहन कर पाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल एक सामान्य मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर पाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल रोजाना फाइलों का निस्तारण कर पाएंगे? अरविंद केजरीवाल पहले भी बिना किसी विभाग के मुख्यमंत्री थे, लेकिन मुख्यमंत्री पद की अपनी गरिमा होती है, अपना एक सम्मान होता है, इसीलिए मुख्यमंत्री पद न केवल कैबिनेट की बैठकें बुलाता है बल्कि कैबिनेट की बैठकें उसकी अध्यक्षता में होती है और किसी भी अधिकारी को जब चाहे वो तलब कर सकता है। ये तमाम अधिकार क्या केजरीवाल के पास होंगे? केजरीवाल के पास स्वाभाविक तौर पर ये अधिकार नहीं होंगे। ऐसे में उपराज्यपाल क्यों केजरीवाल को पद की शपथ दिलाएं, ये भी अपने आप में एक बड़ा ग्रे एरिया होगा। हालांकि मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि ये चुनाव जो है, ये चुनाव केजरीवाल के लिए सबसे कठिन चुनाव है। सबसे कमजोर विकेट में फंसे हुए हैं केजरीवाल, और केजरीवाल के कमजोर विकेट में फंसने का कारण क्या है? क्योंकि उनके ऊपर एक के बाद एक तमाम तरह के आरोप लगे हैं। ये आरोप क्या क्या है? ये आरोप है अपनी पुरानी बातों से मुकर जाना, अपनी पुरानी कस्मों को तोड़ देना, आकंठ भ्रष्टाचार के अंदर डूब जाना, कट्टर ईमानदार नेता की छवि खराब हो जाना, धूमिल हो जाना, भ्रष्टाचार के कई केसेस में जेल में जाकर मुख्यमंत्री पद का निर्वहन करना, मुख्यमंत्री पद पर रहने की जो संवैधानिक मर्यादा गरिमा होती है उसको तार तार कर देना, ये तमाम आरोप लगे हैं। गवर्नेंस के मुद्दे पर उन पर गंभीर आरोप लगे हैं कि 2020 से लेकर 2025 तक गवर्नेंस के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह फेल रही है। सड़क का मुद्दा हो, सड़क के गड्ढे खुद अरविंद केजरीवाल दिखा रहे थे। यमुना की सफाई हो, उन्होंने कहा कि अगर मैं यमुना की सफाई नहीं कर दूं अगले 5 साल के अंदर तो आज आप अगली बार मुझे वोट मत देना। क्या अरविंद केजरीवाल यमुना की सफाई के मुद्दे को याद दिलाएंगे? मैंने अरविंद केजरीवाल से 10 सवाल पूछे थे और उन 10 सवालों पर मैं आज भी कायम हूं। मैं अरविंद केजरीवाल से मौका मिलने पर फिर वही 10 सवाल पूछूंगा। मैं अरविंद केजरीवाल को कहूंगा कि 10 सवाल अरविंद जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको फिर क्यों मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं, सोशल मीडिया पे सबके सामने रख चुका हूं, एक बार फिर रखूंगा, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों अरविंद केजरीवाल चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, इसमें क्या क्या कानूनी अड़चन है। तो मैं आपसे जो बता रहा हूं, मैंने यही कहा है। 2013 में अरविंद केजरीवाल आए क्योंकि वो राजनीति बदलना चाहते थे, लोगों को उनकी बात पसंद आई और कांग्रेस से ज्यादा सीटें
केजरीवाल लेकर आए, नंबर 1 की पार्टी बने और बच्चों की कसम खाने के बाद भी उन्होंने सरकार बनाई कांग्रेस पार्टी के साथ। उसके बाद 2015 में उन्होंने कहा भाई मुझे एक मौका और दीजिए, मुझे आधा अधूरा मौका मिला था, तो जनता ने दिल खोलकर 67 सीटें आम आदमी के पाले में कर दी। उसके बाद आया 2020 का चुनाव। 2020 के चुनाव में कहा उन्होंने कि मुझे हर तरफ से अटकाने लटकाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने करी है, मुझे एक मौका और दीजिए। 2019 के चुनाव में मोदी की थंपिंग मेजॉरिटी आई थी, दिल्ली की जनता केजरीवाल की इस मांग को समझ गई। उन्होंने कहा चलिए इसको एक मौका और देकर देख लेते हैं। लेकिन 2020 से 2025 तक गवर्नेंस के मुद्दे पर केजरीवाल ने क्या किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं हमेशा कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जेल, बेल और घोटाले की खेल में 2020 से 2025 तक बिजी रहे हैं। 2025 अब आ चुका है। फरवरी तक विधानसभा के चुनाव संपन्न हो जाने हैं। चुनाव प्रचार पूरी तरह से खुल गया है और लोग अपने अपने ढंग की बातें चुनाव प्रचार के अंदर कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसने अभी तक ओपन इलेक्शन राजनीति के अंदर एंट्री नहीं की है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो पहले ही अपने कई कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को अपने कैंडिडेट्स के जरिए उनकी विधानसभा क्षेत्रों में घेरने की कोशिश कांग्रेस जबरदस्त तरीके से कर रही है और बीजेपी भी इस मुश्किल को बढ़ाना चाहती है। इसीलिए नई दिल्ली सीट पर प्रवेश वर्मा, संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल का त्रिकोणीय मुकाबला होगा। ऐसा ही मुकाबले में जंगपुरा में फंस सकते हैं मनीष सिसोदिया, जहां फरहाद सूरी को जो है कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया है। देखिए रोजाना मैं आपको इलेक्शन की अपडेट भी देता हूं, तो आज का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है ये भी बता दूं। आज जो खबरें आई हैं उसके हिसाब से माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो जो है वीर सावरकर कॉलेज का उद्घाटन कल करेंगे, उसकी आधारशिला रखेंगे। राइट विंग की एक्सट्रीम पॉलिटिक्स को ये अपने चुनावी अखाड़े में उतारने की तैयारी है। आपको पता है ना, अरविंद केजरीवाल भी सॉफ्ट हिंदुत्व का पूरा का पूरा नजरिया रखते हैं। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा कि इन चुनाव के अंदर, वैसे वीर सावरकर पे वो कई बयान दे चुके हैं, राम मंदिर घूम के आए, राम मंदिर में दर्शन करके आए अरविंद केजरीवाल अपने परिवार सहित। लेकिन आपको याद है उन्होंने एक बार कहा था कि मेरी नानी कहती है कि जिस किसी और के धार्मिक स्थल को तोड़कर, मजहबी स्थल को तोड़कर यहाँ पर मंदिर नहीं बन सकता, इससे शायद भगवान भी खुश नहीं होंगे। वही अरविंद केजरीवाल अब राम मंदिर जाकर दर्शन कर रहे हैं, ये भी उनके बदलाव का एक बहुत बड़ा संकेत है। तो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति अरविंद केजरीवाल करते हैं, इसीलिए हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के वोट उनको मिलते हैं। लेकिन इस बार उनका मुसलमान वोट संकट में है। बाकी जो वोट्स हैं इसी के लिए भी इसी तरह की लड़ाई हो रही है। आज जो जुबानी जंग हुई है, जो जुबानी वार हुई है, उसमें किसने क्या कहा है मैं सबसे पहले बता दूं। एक पत्र लिखा गया शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। ये शिवराज चौहान ने आतिशी मरलेना को पत्र लिखकर कहा और उसके जवाब में आतिशी ने एक बहुत बड़ी बात कही। आतिशी ने बात कही कि जब किसानों की बात करते हैं बीजेपी के नेता तो ऐसा लगता है कि दाऊद अहिंसा की बात कर रहा हो। इस पर जुबानी जंग दोनों पार्टियों की तेज हो गई है और दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर क्या आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, एक बार पहले वो सुन लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपके पास उन पॉइंट्स का विश्लेषण करूंगा जिसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि फिर से मुख्यमंत्री नहीं बन सकते अरविंद केजरीवाल। बात हो गई, बीजेपी को दाऊद से कंपेयर करते हुए बोला, एक तो वही बात होगी। आतिशी का जो पारिवारिक संस्कार हैं, इनके माता पिता खुद आतंकी के समर्थन में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं और राष्ट्रपति को, महामहिम को, कि भाई इनको माफ कर दिया जाए, और उसके लिए फंड इकट्ठा करते हैं, छाती पीटते हैं। तो आतिशी अगर किसी आतंकवादी का नाम ले रही तो उसमें कोई नया नहीं है, क्योंकि इनका लालन पोषण उसी संस्कारों में हुआ है। और जहां तक कृषि मंत्री की बात है, कृषि मंत्री ने एक चिट्ठी लिख के बताया कि दिल्ली में किसानों की हालत अरविंद केजरीवाल की सरकार ने और बदतर की है। दिल्ली में किसानों को किसानी का दर्जा नहीं दिया गया। आज भी दिल्ली को किसानों को ट्रैक्टर लेना हो तो वो हरियाणा या यूपी से लेते हैं। क्यों? दिल्ली में 35% टैक्स लगाया जाता है। तो किसानों की कभी इन्होंने देखभाल तो की नहीं। तो अगर वो किसानों को लेकर अपना कंसर्न शो कर रहे हैं तो अच्छा होता कि आतिशी मार लेना कुछ योजनाओं को लेकर कृषि मंत्री से बात करती, लेकिन अपनी जवाबदेही से बचने के लिए वो इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन सर, ये उनके संस्कार हैं जो उनके माता पिता उन्होंने बचपन से दिए हैं कि जो देश के दुश्मन हैं, जो लुटेरे हैं, जो गैंगस्टर हैं, वो इनके आइडियल्स हैं। तो अपने आइडियल का नाम अगर वो ले रही हैं आतिशी मार लेना, तो अपने संस्कार, अपने पारिवारिक चरित्र बता रही हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो बेल मिली है अरविंद केजरीवाल को, उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, उसकी क्या क्या शर्तें हैं।
अब जो बेल की कंडीशंस होती है, अगर कोई चले जाए कि ये बेल की कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये बेल की कंडीशंस को नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में बेल कैंसिल हो सकती है और इंसान फिर से जेल जा सकता है। ये बड़ा स्थापित कानूनी तथ्य है। और अरविंद केजरीवाल पर जो कंडीशंस लगाई गई हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि कोर्ट के सामने, क्योंकि ये एमपी एमएलए कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है, इसके अलावा ये मामला हाई कोर्ट भी गया, इसके अलावा ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, और इन तमाम जगहों पर अरविंद केजरीवाल ने अपने जो जो तर्क दिए थे उसके आधार पर कई बार नैतिकता का भी सवाल उठा। नैतिकता का सवाल ये कि क्या मुख्यमंत्री के पद पर जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल रह सकते हैं या नहीं। कोर्ट ने इस पे बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं किया। कोर्ट ने इस पर कुछ नहीं कहा क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि इसके बारे में कोई साफ साफ कानून नहीं है। आज तक भारतीय संविधान निर्माताओं ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि कोई मुख्यमंत्री जिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगे, वो मुख्यमंत्री जेल चला जाएगा लेकिन मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेगा। तो ये कीर्तिमान अरविंद केजरीवाल ने भारत की राजनीति के अंदर स्थापित किया है। इससे पहले भी कई मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जेल गए। हाल ही का एग्जांपल दे देता हूं, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए। जेल जाने के बाद उन्होंने अपनी जगह चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री नियुक्त किया और चंपई सोरेन जो है हेमंत सोरेन की जगह आए। उसके बाद हेमंत सोरेन को जब बेल मिल गई, उसके बाद चंपई सोरेन पद से हट गए और हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन शायद केजरीवाल अपनी पार्टी में किसी को ट्रस्ट करने की स्थिति में नहीं थे। उनको लगता था कि अगर उन्होंने किसी को बाहर से मुख्यमंत्री पद दे दिया, वो जेल में रहे, इनएक्सेसिबल रहे, तो क्या उनकी पार्टी जो है पूरी तरह से कहीं खत्म ना हो जाए। ये डर भी अरविंद केजरीवाल को रहा होगा। तो अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या क्या शर्तें थी? पहली शर्त ये थी कि अरविंद केजरीवाल न तो मुख्यमंत्री कार्यालय और न ही सचिवालय जा सकेंगे। सचिवालय के अंदर ही मुख्यमंत्री कार्यालय है, चलिए मुख्यमंत्री कार्यालय वो नहीं गए, सचिवालय में किसी दफ्तर से बैठ के अगर वो अपने काम का संचालन कर सके, तो ये भी अनुमति कोर्ट ने उनको नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल न तो मुख्यमंत्री कार्यालय जाएंगे और न ही अरविंद केजरीवाल सचिवालय जा सकेंगे। अब मैं इसके आगे बताऊं, इसके आगे बेल की कंडीशंस क्या कहती है? इसके आगे बेल की कंडीशंस कहती है कि भी किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक ऐसा करना जरूरी ना हो। अब ये जरूरी भी बहुत ग्रे एरिया है। इसमें भी जो है, अगर वो दस्तखत किसी फाइल पर करते हैं और एलजी वापस कर देते हैं कि आपको फाइल पर दस्तखत करने का अधिकार नहीं है, तो अगेन ग्रे एरिया आ जाएगा। तब कहां जाना पड़ेगा? वापस कोर्ट में जाना पड़ेगा अपने ऑर्डर के मॉडिफिकेशन के लिए कि क्या ये जरूरी है, क्या ये गैर जरूरी है, इसको समझा सके। ठीक है। तीसरा है, अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे। मैं मानता हूं कि इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, अरविंद केजरीवाल ने टिप्पणी की है। अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के वक्त कहा था, आप मुझे जिता दीजिए, 7 की 7 सीटें दे दिए, मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। हालांकि इसकी कोई संभावना नहीं थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यह बात कही थी, तो उन्होंने अपनी इस कंडीशंस को भी तोड़ा है। किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता अरविंद केजरीवाल इस तरह की बातचीत करेंगे। अब उनका इंटरनल कनेक्शन इस मामले में क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि अगर आपको कोई नई पॉलिसी बनानी है, अगर आपको कहीं कुछ नया करना है, तो पुराने फाइलों तक आपका एक्सेस होना जरूरी है। जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। अब इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बन जाते हैं और अगर इन्होंने अधिकारियों को बुला लिया और कोई दस्तखत कर दिया, तो बेल की कंडीशन छूट जाएंगी। बेल की कंडीशन टूटते ही अरविंद केजरीवाल को फिर जेल जाना पड़ेगा। तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि ग्रे एरिया कहां है, उन ग्रे एरिया से अरविंद केजरीवाल कैसे पार पा सकते हैं और अरविंद केजरीवाल के पास क्या विकल्प अब बचते हैं। मैंने कई ट्वीट देखे बीजेपी नेताओं के, मैंने कई बातें उनकी देखी और सुनी और समझी। उससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को थोड़ा लोअर रखना चाहती है ताकि अरविंद केजरीवाल को सिंपैथी का वोट ना मिले। लेकिन आपको पता है, मैं तो खुलकर बोलता हूं, मैं खुलकर अपनी बातें कहता हूं, इसीलिए मैं समझा रहा हूं आपको कि अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अगर बन भी जाते हैं, शपथ भी ले लेते, बनना मतलब शपथ लेना नहीं होता है, बनना मतलब काम संभालना होता है, तब वो काम नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि उनके सचिवालय और उनके मुख्यमंत्री कार्यालय जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है। आगे मैं समझाऊंगा कोर्ट के सामने और क्या क्या ग्रे एरियाज है और अरविंद केजरीवाल किसी का फायदा उठा सकते हैं, हाँ या ना, इसके बारे में समझाऊंगा।
तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि क्या क्या नया हो रहा है चुनाव के अंदर। थोड़ी मजेदार बात भी कर लेते हैं, कुछ तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। ये दो चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। आज एक नया पोस्टर निकाला है, आपको लगा है लगातार पोस्टर से वार कर रही है बीजेपी अरविंद केजरीवाल की तरफ। तो नया पोस्टर क्या निकला है? नया पोस्टर ये निकला है कि अरविंद केजरीवाल स्कैमस्टर हैं। स्कैम 2025 और अरविंद केजरीवाल का पोस्टर निकला है, सिर्फ ठीक उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर पोस्टर निकला था हर्षद मेहता के वेब सीरीज का, जिसका नाम भी स्कैम था, स्कैम 1992। तो ये पोस्टर उसका निकला है और इसका जवाब, पहले ये पोस्टर देख लीजिए, उसके बाद आगे ले चलता हूं। इसका जवाब किस तरीके से दिया है आम आदमी पार्टी ने, वो आपको बताता हूं। तो आपने देखा, एंजॉय किया ये पोस्टर। एंजॉय करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने तरीके होते हैं नैरेटिव बनाने के, वो क्या अपने से विपक्षी नेता के बारे में कहना चाहते हैं। लेकिन ऐसे मामलों में जहां पर ब्रेन की जरूरत हो, जहां पर नैरेटिव बनाने की जरूरत हो, उसमें अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी भी पीछे नहीं रहती। तो अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने उनका एक नया लगा दिया, एआई की तकनीक के साथ उनको बना दिया ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, गोट। जो हमने हाल ही के वर्ल्ड कप में सुना था ना, गोट हु विल बी द गोट। तो उन्होंने बता दिया पॉलिटिशियंस में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अरविंद केजरीवाल है। एक नजर उस पोस्टर पर भी डाल लेते हैं। तो मैंने क्या समझाया आपको, क्यों नहीं बन पाएंगे अरविंद केजरीवाल सीएम? क्योंकि उनकी जो बेल कंडीशंस है वो क्या कहती है, समझ लीजिए। मैं फटाफट ग्राफिक के आधार पर आपको समझाता हूं। अरविंद केजरीवाल न तो मुख्यमंत्री कार्यालय और न ही सचिवालय जा सकेंगे। अभी तक का आदेश यही है, अभी तक इसमें मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक ऐसा करना जरूरी ना हो। अब इसका एक्सप्लेनेशन जरूरी और गैर जरूरी क्या है, ये भी बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे, हर चुनावी कैंपेन में वो कर रहे हैं। किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे, इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे। जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बन जाते हैं और अगर इन्होंने अधिकारियों को बुला लिया या कोई दस्तखत कर लिए तो बेल की कंडीशन टूट जाएगी और बेल की कंडीशन टूटते ही अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा। तो देखा ना, जितनी सीधी आम आदमी पार्टी जो दिखती थी 2013 के अंदर, उतनी ही उलझी हुई है, मकर जाल में फंस चुकी है कानूनी चक्करों के। तो मैं अभी कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल पे दांव अगर आप लगाना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल, जितनी मेरी कानूनी समझ है, जितनी मेरी पत्रकारिता की समझ है, उसके हिसाब से फिर से मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। बन भी जाते हैं तो कोई काम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बताइए। मुझसे जो है आप बातचीत कर सकते हैं। यूट्यूब पे मैं लाइव जुड़ा होता हूँ रोज 8:30 बजे। अभी आपको रिकॉर्डेड संदेश दे रहा हूँ, लेकिन 8:30 बजे आप आ सकते हैं। इसी तरह से हमारी बातचीत लगातार जारी रहेगी। हम कई विषयों को समझाएंगे। मैं इस पे कुछ बड़े कानूनी एक्सपर्ट से भी बात करूंगा कि इसके बारे में उनका क्या कहना है।